जी बच्चे, हम जिन टॉपिक्स पे पहुँचे हैं, उन टॉपिक्स में एक्चुअली अब जो हमने सिचुएशन पढ़नी है वो बाकी पिछले टॉपिक से बड़ी डिफरेंट है। और ये वो चीज़ है जो समझना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा-सा जो है वो हमें अपने पुराने कॉन्सेप्ट से ऑपोज़िट जाना पड़ता है। आप लोगों को याद होगा, कल हमने ये पढ़ा था कि जब एक दफ़ा जो है वो एलील्स या जो जीन्स हैं वो मोर देन वन ट्रेट पर किसी भी तरह असरअंदाज हो, मोर देन वन फिनोटाइप इस पर किसी भी तरह असरअंदाज हो, चाहे वो उसके ऊपर सिर्फ इफेक्ट कर रहे हो या किसी एक ही फिनोटाइप किसी दूसरे के ऊपर बकायदा स्टैंड कर रही हो। दोनों सूरतों में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर एक ही जीन पेयर है, वन जीन पेयर, एक जीन पेयर है जो कि एक से ज्यादा फिनोटाइप्स पर असरअंदाज हो। तो ऐसे केसेस में हमने दो सिचुएशंस बनाई थी, तीन बल्कि हमने या दो कह लीजिए। एक हमने सिचुएशन बनाई थी जिसको हमने कहा था प्लियोट्रॉपी, ठीक है। उसके बाद हमने सिचुएशन बनाई थी जिसको हमने कहा था एपिस्टेसिस, कि जब जो है वो एक ही जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप पर जो है वो इफेक्ट करता है। लेकिन व्हाट अबाउट द केस, क्या एक ऐसा केस भी पॉसिबल है जब वन फिनोटाइप हो लेकिन उसके पीछे जो उसके ऊपर इफेक्ट करने वाले एलील्स हैं या जीन पेयर्स हैं वो मोर देन वन जीन पेयर हो, एक से ज्यादा जीन पेयर जो हैं वो उस एक फिनोटाइप पर असरअंदाज हो रहे हो। ये देखिए यहाँ पर केस जो है वो उलट हो गया। पहले क्या था, एक जीन पेयर था, ज्यादा फिनोटाइप थे। अब जीन पेयर ज्यादा है और फिनोटाइप जो है वो एक है। क्या ऐसा कोई केस हमारे सामने है? जी बिल्कुल, ऐसा हमारे सामने केस बिल्कुल मौजूद है। और ऐसे केसेस को आप क्या कहते हैं? ऐसे केसेस में आप ऐसी फिनोटाइप को पॉलीजीनिक ट्रेट या पॉलीजीनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो भी कहते हैं, जब कोई एक फिनोटाइप जो है वो एक से ज्यादा जीन पेयर से जो है वो कंट्रोल हो रही हो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है किसी भी कैरेक्टर को ये कैसे जज किया जाए कि वो पॉलीजीनिक है या नहीं है। इसका बड़ा आसान तरीका है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वो एक जो कैरेक्टर है, वो एक जो फिनोटाइप है, इट हैज मल्टीपल ट्रेड्स इन अ सिंगल पॉपुलेशन। वो एक कैरेक्टर जो है उसके मल्टीपल ट्रेड्स हो इन अ सिंगल पॉपुलेशन। और किस हद तक मल्टीपल हो ये भी सुनिएगा। मल्टीपल ट्रेड्स तो ब्लड ग्रुप के भी हैं, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स तो ब्लड ग्रुप के भी है ना, जैसे वो है जिसको आप कहते हैं ए बी ओ, ठीक है। यानी ए बी और ओ, चार ब्लड ग्रुप्स हैं। तो मल्टीपल ट्रेड जो है किसी एक पॉपुलेशन में कैसे पता लगेगा? अब क्या ब्लड ग्रुप भी पॉलीजीनिक ट्रेड है? ब्लड ग्रुप जो है वो पॉली एलिलिक ट्रेड जरूर है, पॉलीजीनिक नहीं है। पॉलीजीनिक जो है वो किस बात से साबित होता है? पॉलीजीनिक का मतलब ये होता है कि इसमें एक आप यूं कह लीजिए कि कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट हो। ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट यानी एक ऐसा ट्रेट हो जो पॉपुलेशन में मुस्तकिल इस हद तक वेरी हो रहा हो कि आपको ये शक हो कि कोई से दो इंडिविजुअल्स में ये सेम नहीं होगा, कोई से दो इंडिविजुअल्स जो है उनमें ये सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए दो ऐसे ट्रेड्स की जो कि पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, एक हाइट की और दूसरा आप कर लीजिए वेट की। तीसरी एक और चीज भी है जिसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट के साथ, इसलिए मैं उसको जो है वो ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा फिलहाल। आप इसको आप यहाँ इसी में ला सकते हैं स्किन कलर भी, ठीक है। इसी के अंदर स्किन कलर भी लेकर आ सकते हैं। जब एक पॉपुलेशन में कोई से दो पर्सन्स का कोई एक ट्रेड जो है वो मुस्तकिल वेरी कर रहा हो, कोई से 50% का, 100% का, 1000% का कोई एक ट्रेड मुस्तकिल वेरी कर रहा होता है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक पॉलीजीनिक ट्रेड है। इस बात को मजीद आसान करते हैं। देखिए जरा सोचिए, अगर एक जीन पेयर हो, सिंगल जीन पेयर, जो सिंगल जीन पेयर है ये जब ये कितने ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रेड्स जो है वो कंट्रोल कर सकता है एक जीन पेयर? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेंडल के केस में दो ट्रेड्स हैं जो एक जीन पेयर कंट्रोल कर रहा है, या एक कैरेक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है, सीड कलर, ठीक है। अब उसमें येलो और ग्रीन ये एक जीन पेयर से कंट्रोल हो रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक जीन पेयर कंट्रोल कर सकता है आपका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में ज्यादा ट्रेट्स हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा ट्रेट, अब ब्लड ग्रुप में कितने ट्रेट्स हैं, ए बी और ओ, ये 4 ट्रेट्स हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें अनकाउंटेबल वो हो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके ट्रेट्स अनकाउंटेबल हो, आप प्रॉपरली उसको काउंट ही ना कर सके, या आपको काउंट करने में वक्त लगे, या कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसके ट्रेट्स जो है वो अनगिनत हो, ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में उस एक ट्रेट के लिए एक जीन नहीं हो सकता, उस एक ट्रेड के लिए एक जीन नहीं हो सकता, उस एक ट्रेड के लिए ज्यादा जीन्स होंगे। क्यों? मैंने भी आपको बात बताई कि अगर येलो और ग्रीन है तो उसके लिए एक जीन पेयर है। अब येलो और ग्रीन जो सीड कलर है उसके लिए एक जीन पेयर की आपको जरूरत पड़ रही है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें आप जीन पेयर एक ही है, चेंज क्या हो रहा है, एलील हो रहा है, यानी जीन पेयर अब भी एक ही है। इस बारे में जरा दोबारा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी ब्लड जेनेटिक्स नहीं पढ़ाई। ब्लड जेनेटिक्स जो है वो, उसके बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि बेसिकली अगर आप क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम के हवाले से जब आप बात करेंगे तो आई जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, ठीक है, आई जीन। अब आई जीन जो है वो होमोलॉग्स पर है, ये होमोलॉग्स हैं, ठीक है, दोनों होमोलॉग्स हैं, इनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप को, ठीक है, आई जीन। अब ये पेयर तो एक ही है ना, चाहे इसके ऊपर आई ए हो इधर आई बी हो, लोकस के हिसाब से तो ये तो वो बनेंगे, एक ही पेयर बनेगा, इससे ज्यादा तो नहीं है। जैसे फर्ज करने ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक पेयर है ये वाला, ठीक है, जो कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन पेयर ज्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि जीन पेयर ब्लड ग्रुप का एक ही रहता है, लेकिन जो एलील्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैरेक्टर या ट्रेड्स के, उस कैरेक्टर के ट्रेड्स इतने ज्यादा हो जाएं कि ये बात पॉसिबल ही ना रहे कि वो एक जो है वो जीन पेयर से कंट्रोल होते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी, आपके पास जो है, मैं एक आपको जो है वो बना देता हूं, एक लिमिट बना देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइट है, एक कैरेक्टर आपके पास हाइट का आ गया, ठीक है, ये जो हाइट का कैरेक्टर है इसमें 150 सेंटीमीटर से आप शुरू करते हैं, वन से या इसको 1 मिनट यूं कह लीजिए कि आप शुरू करते हैं हाइट में, हाँ, ग्रुप शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स या ग्राफ बनाने के लिए आप ग्रुप शुरू करते हैं। ग्रुप कहां से शुरू करते हैं? 139 टू 149। फिर उसके बाद आप करते हैं जी कि 149 टू 159, 159 टू 169, ठीक है। इसको इस तरह भी किया जा सकता है, इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि आप 140 टू 141 टू 150, ठीक है, आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये सेंटीमीटर्स की बात हो रही है। हाइट आपने जेनेटिक्स में जब आपने ग्राफ बनाना है तो आपने सेंटीमीटर्स में बात करनी है। आगे 151 टू 160, ये ज्यादा प्रॉपर ग्राफ्स हैं। 161 अगला ग्रुप बना टू 170, 171 टू 180, ये 6 फुट है, 180 सेंटीमीटर 6 फुट है, ठीक है। और 181 टू 190, ये आपने कितने ग्रुप बना लिए? 1 2 3 4 5। अब इन 5 ग्रुप्स में अपेरेंटली तो क्या लग रहा है, 5 ग्रुप्स हैं, तो क्या 5 ग्रुप्स का मतलब है 5 फिनोटाइप्स, 5 ट्रेट्स? और से देखिए ये 5 ग्रुप्स हैं, और इन 5 ग्रुप में जो आपने इंटरवल रखा है वो कितने सेंटीमीटर का रखा है? 10 सेंटीमीटर का या 9 सेंटीमीटर, जो भी कह लीजिए। इसका मतलब है कि इस एक ग्रुप में 9 डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं वो मौजूद हैं। अब ये एक बड़ी हैरानी की बात है, हमने तो अभी तक ट्रेड पढ़े थे ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, 4 होते हैं, हो सकता है 5 होते हैं, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। इस एक ग्रुप में 5 ग्रुप्स आपने बनाए, एक ग्रुप में 9 डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो 5 ग्रुप्स में ऑलमोस्ट आपको 45 टू 50 तक जो है वो आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब किसी एक कैरेक्टर के इतने ज्यादा ट्रेड्स अपीयर हो रहे हों तो वो एक कैरेक्टर जो है वो एक जीन पेयर से कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं है। देयर हैज टू बी मोर देन वन जीन पेयर टू कंट्रोल हाइट, वेट, स्किन कलर एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब कैरेक्टर सिंगल हो, उसके बहुत ज्यादा फिनोटाइप्स हो, तो उसको फिर आप ये कहते हैं कि ये मोनोजीनिक हो ही नहीं सकता, ये लाजमन पॉलीजीनिक कैरेक्टर और पॉलीजीनिक ट्रेट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है तो बताइए, इसके बाद हम इसकी जो है वो जेनेटिक्स पे थोड़ा सा जाते हैं।
यहाँ पर ना एक बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। वो जो आप बात कर रही हैं वो असल में ब्लड ग्रुप में होता है। वो ब्लड ग्रुप में होता है कि एक प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ए एंटीजन या बी एंटीजन में कन्वर्ट करने का काम जो है वो आई जीन का होता है। तो वो ब्लड ग्रुप और इस जैसे ट्रेट्स में होता है, इसमें नहीं होता। मैं आपको जो चीज अभी दिखाने लगा था ना, आपने अगर मजीद सवाल करना तो कीजिए, वरना मैं आपको दिखाता हूँ, सेंटेंस दिखाता हूँ जी। अब यहाँ पर देखिए जी बेटा, किसी और का सवाल है तो बोल दीजिए। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए, अ रिसेंट स्टडी यूजिंग जीनोमिक मेथड्स आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 180 जीन्स दैट अफेक्ट हाइट। ये एक शॉकिंग किस्म का नंबर है, 180, नॉट 18, नॉट 80, इट्स 180। अब ये 180 जीन्स एक्चुअली इफेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये है वो चीज जो समझने की है। 180 जीन्स में कोई एक जीन किसी अंदाज से इफेक्ट कर रहा है हाइट को, कोई एक जीन किसी अंदाज से इफेक्ट कर रहा है हाइट को। फॉर एग्जांपल, कोई बोन्स के स्टेम सेल के लिए अंदर अंदर होगा जो वहां से इफेक्ट कर रहा होगा, कोई बोन्स के जो है वो अंदर जो कोलेजन है उसके बारे में कर रहा होगा, कोई फास्फोरस और कैल्शियम के हवाले से वर्किंग कर रहा होगा, कोई किसी लिहाज से वर्किंग कर रहा होगा। लेकिन 180 जीन्स हैं जिनको एसोसिएटेड देखा गया है किससे, हाइट के साथ। और यही हिसाब जो है वो वेट का है। अब जब इतना बड़ा पैकेज बन जाता है जीन्स का, जिसमें सारे किसी ना किसी अंदाज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में फिर आप कहते हैं कि ये पॉलीजीनिक ट्रेट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो आप जो बात करते हैं वो ये है कि जैसे आप कह लीजिए, फॉर एग्जांपल, एक लम्बे को हम जो है वो ह्यूमन के केस में स्किन कलर को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, जस्ट फॉर वन। क्योंकि मैं ये इस क्यों नहीं कह रहा जस्ट फॉर वंस, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पर 3 पेयर्स की इन्वॉल्वमेंट देखने लगे, 3 जीन पेयर्स की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, हम यही समझ लें तो हमें समझ आ जाएगा कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो है वो कैसे वर्किंग करते हैं। और यहीं से हमें जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंस और होमोजाइगस डोमिनेंस और होमोजाइगस रिसेसिवनेस के हवाले से एक कॉन्सेप्ट अब हमें अभी इस वक्त यहाँ पर और मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको ब्लड जेनेटिक्स पढ़ाने के बजाय इस टॉपिक का इंतखाब किया। 3 पेयर्स एज्यूम कर लीजिए जो स्किन कलर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो है कैपिटल ये ए जीन का पेयर है, बी का है और सी का। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इनके रिसेसिव क्या हो सकते हैं। मेंडेलियन तरीके से शुरू करेंगे बेटा, जो है वो प्रॉपर तरीका है, ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस करवाते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसको यहाँ से इसको ये इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनके जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो कौन से होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब जो असल बात है कि ये जो आपके आपके पास ये जो इंडिविजुअल बना है, ऑब्वियसली ये हर जीन पेयर के लिए हेट्रोजाइगस, हर जीन पेयर के लिए। अब जब ये हर जीन पेयर के लिए हेट्रोजाइगस है, तो अब जरा सोचिएगा कि आपके पास जो गैमीट बनाने का तरीका था, उस लिहाज से सबसे पहले तो अब आप जो है वो गैमीट बनाइए, ताकि आपको जो है वो बात क्लियर हो कि इसके गैमीट्स जो हैं उनका असर इसकी फिनोटाइप पर क्या होगा। गौर से देखिएगा बेटा, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले तरीका यूज किया था, मैं वही तरीका जो है वो अब यहाँ पर यूज करने लगा हूं। आपके पास ये है ए और यहाँ पर है स्मॉल ए। ठीक है, इसमें आप बना लीजिए ये बी और ये स्मॉल बी। उसके बाद ये आपके पास आ गया सी और ये स्मॉल सी। सी को मैं सी प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसमें वरना फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। सी प्लस और स्मॉल सी। ले जी, ये वाला ए है, इसमें कैपिटल बी, स्मॉल बी और सी प्लस सी और यहाँ पर सी प्लस और सी। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर गैमीट्स बनाने शुरू करें, ए बी सी प्लस। ठीक है, उसके बाद ए बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी सी प्लस, ए स्मॉल बी सी। ये 4 हो गए। उसके बाद ए कैपिटल बी सी प्लस, ए कैपिटल बी, सॉरी, ए कैपिटल बी सी,
ए स्मॉल बी सी प्लस ए स्मॉल बी स्मॉल सी, 8 गैमीट्स आपके पास बने। अभी जो 8 गैमीट्स आपके पास बन रहे हैं, इसमें जो है वो आप जब एक दफा देखेंगे तो अब जरा गौर कीजिए कि 8 और 8 आपको 64 जो है पनेट स्क्वायर जो आपका बनेगा, उसमें जो 64 आपको जो है वो फिनोटाइप्स के लिए जगह, जीनोटाइप्स के लिए जो है वो आपको जगह बनानी पड़ेगी। यानी कि आप पूरा जो है एक बड़ा सारा टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लाइनें इधर और इसी तरीके से 6 इधर। अब ये मैं पूरा बॉक्स फिलअप नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन यहां पर अब मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को ये बताने लगा हूं कि असल में जो स्किन कलर है उसका फर्क आएगा कैसे। याद रखिए कि अगर ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जो है, ये इस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ जाकर ये जो दूसरे का गैमीट है वो उसके साथ जाकर फर्टिलाइज करता है, तो जरा देखिएगा क्या सिचुएशन बनेगी। कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। अब याद रखिए, जो बात अब हमने गौर करने की है, जो बात मैं अब आप लोगों को असल में बताने लगा हूं कि हमारा स्किन कलर कैसे वेरिएट करेगा, आपको एक लम्हे को यूं लगेगा कि इसकी जो फिनोटाइप है इट इज इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, क्योंकि मेंडल के जो है वो कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो लॉजिकल आंसर बनता है वो ये है कि जहां पर डोमिनेंट अलील होगा वो अपना इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये गलत है। ये इस केस में पॉलीजेनिक ट्रेट के केस में ये बात गलत है। जैसे जैसे एक एक एलील होता जाएगा, रिसेसिव होता जाएगा, ये एक एक एलील डोमिनेट करता जाएगा, कलर चेंज होता जाएगा। ये जो कलर है फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पिगमेंट बना रहा है, यानी इसमें जो स्किन कलर है वो डार्केस्ट है। तो याद रखिए इसमें जो स्किन कलर होगा इसका स्किन कलर इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? यहां कुछ रिसेसिव एलील भी मौजूद हैं और डोमिनेंट एलील भी मौजूद हैं। इसी तरह आपको मैं एक और जीनोटाइप शो करता हूं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसकी जो फिनोटाइप है वो इससे डिफरेंट होगी, हालांकि इसके अंदर सिर्फ इसकी और इसके अंदर सिर्फ किसका फर्क है? सिर्फ और सिर्फ एक बी के कैपिटल और स्मॉल होने का फर्क है। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट है उसमें सारे एलील्स अपनी हर कंडीशन में असरअंदाज होंगे। अपनी हर कंडीशन में असरअंदाज होने का क्या मतलब है कि अगर वो एलील जो हैं वो दोनों डोमिनेंट हैं तो जो कलर अपीयर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर वो एलील जो हैं वो दोनों रिसेसिव हैं तो कलर डिफरेंट अपीयर होगा। अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो वो कलर अपीयर नहीं होगा जो डोमिनेंट का था, बल्कि उसकी निस्बत कम होगा। मैंने आप लोगों को कल भी आप लोगों को समझाई थी कि बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको जो पिगमेंट की डिमांड होती है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कम होती है। जैसे मैं यहां पर डिस्कस करता हूं कैपिटल बी, ये वाला कैपिटल बी स्मॉल बी डिस्कस करता हूं। कैपिटल बी स्मॉल बी जब आप डिस्कस करेंगे और इसको आप वर्सेस करते हैं कैपिटल बी, तो कल क्या बात हुई थी? याद होगा आप लोगों को, कल हमारी बात हुई थी किसमें प्रोटीन ज्यादा बनेगी? प्रोटीन बनेगी जब दोनों एलील्स डोमिनेंट होंगे तो ज्यादा प्रोटीन इसमें बनेगी, कंपैरेटिवली इसमें प्रोटीन कम बनेगी क्योंकि एक एलील जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन अब आइए इसी को एक और अंदाज से कंपेयर करें, स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहां पर और यहां पर कलर का फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जो है वो रिसेसिव है, इसमें एक डोमिनेंट तो मौजूद है, इसका मतलब है थोड़ी प्रोटीन तो वो बना रहा है। लेकिन जो असल फर्क है, इसको जरा वाजे तौर पर लिख लेते हैं, जो असल फर्क है वो इन दोनों में बहुत वाजे है। क्यों? क्योंकि जो कलर जो पिगमेंट ये दे रहा है, जिस इंटेंसिटी से कैपिटल बी पिगमेंट दे रहा है, उस इंटेंसिटी से कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो कलर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे तो बात आ गई ना, फर्ज करें कि अगर आप कैपिटल बी स्मॉल बी की हद तक डिस्कस करते हैं, अब इसको एक और अंदाज से समझिए क्योंकि ये इस तरह समझना जरूरी है। कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। बेटा ये तो वही बात हो गई जो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी डोमिनेंस रिलेशंस में। कल बात की थी ना हमने डोमिनेंस रिलेशंस में कि अगर ये जो है वो एलील छोटे होते गए या बड़े होते गए तो कलर में फर्क आएगा। तो एक जीन पेयर की जब आप बात करेंगे तो उसमें तो इन दोनों का आपस में डोमिनेंस रिलेशन जो है वो फिनोटाइप को चेंज कर देगा।
लेकिन ऐसी सूरत में बेटा कितनी फिनोटाइप्स होनी चाहिए, जरा जल्दी से गैस करें। अगर सिर्फ यही जीन जो है वो पार्टिसिपेट करे आपके स्किन कलर में, तो कितनी फिनोटाइप्स होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? कितने ट्रेड्स होने चाहिए स्किन कलर के? सॉरी, जी, ज्यादा से ज्यादा 3 होने चाहिए। क्यों? कैपिटल बी एक फिनोटाइप, कैपिटल बी दूसरी फिनोटाइप, स्मॉल बी तीसरी फिनोटाइप। इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि बेटा बात इस जीन पेयर से आगे चली गई है। अब आगे आ जाइए, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तीनों की ट्रेट और तीनों की फिनोटाइप डिफरेंट है। क्या मतलब हुआ कि ये जो तीनों हैं ये आपस में तो डोमिनेंस रिलेशन में हैं, लेकिन लेकिन ये ए और बी दोनों जीन पेयर जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस लिहाज से कि भाई जो बन रहा है, जो फिनोटाइप बन रही है, वो ना अकेला ए काम कर सकता है, चाहे वो तीनों फिनोटाइप्स की फॉर्म में अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करे। ना अकेला ए इतनी फिनोटाइप्स बना सकता है, ना अकेला बी इतनी फिनोटाइप्स बना सकता है, और नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पर डिपेंड करता है। अगर अकेला ए या ए और बी इकट्ठे होकर भी फिनोटाइप पूरी नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी मिलके 6 फिनोटाइप्स बना रहे हैं, टोटल फिनोटाइप्स हैं 9, एग्जाम्पल ले लें, टोटल फिनोटाइप्स आपके पास 9 है। अगर ए और बी मिलकर 6 बना रहे हैं और स्किन कलर की स्टडीड फिनोटाइप्स 9 हैं, तो इसका मतलब है ए और बी जीन पेयर हमारी इनकम्प्लीट डिस्कवरी होगी। दोबारा सुन लीजिए, मैं अपनी पॉपुलेशन में फिर के एक जो है वो करता हूं, एक सर्वे करता हूं, और मैं कहता हूं जी मुझे जो है वो ये टोटल 9 फिनोटाइप्स मिली हैं, 9 फिनोटाइप्स मुझे मिली हैं स्किन कलर की, ठीक है। स्किन कलर से रिलेटेड जीन पेयर मुझे कितने मिले हैं? 2। ये मेरी गलत डिस्कवरी है। क्यों? क्योंकि जो 2 हैं वो 6 के लिए कोड कर रहे हैं। एजम्पशन है, मैं इस वक्त सिर्फ एज्यूम्ड केस बता रहा हूं। तो इसका मतलब है बाकी जो 3 फिनोटाइप्स हैं उसके लिए यकीनन एक पेयर और होगा। तो जितने ज्यादा फिनोटाइप्स उतने ही ज्यादा जीन पेयर, ठीक है। इससे जो है इसके हवाले से थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि मैं यहां पर बुक से हेल्प लेना मुनासिब इसलिए समझता हूं। ये जो है वो आपको ये देखिए, स्पर्म और एग के हवाले से ये आप देख लीजिए कि जो एलील्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। ये देखिए, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गैमीट्स जो हैं वो हमने भी 8 ही बनाए ना, एक साइड के 8 होंगे, तो हमने सिर्फ 8 बनाने पे इत्तेफाक किया, जाहिर है दूसरी साइड के भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो 8 इधर 8 इधर। अब ये आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि पिगमेंटेशन में क्या फर्क आ रहा है। ये देखिए, आप सिर्फ इसी से बात कर लें अगर, ये देखिए, ये जो इन्होंने इसको यहां से व्हाइट से इस तरफ डार्क की तरफ लेकर आए हैं, ये देखिए, ये इन्होंने क्या शो करवाने की कोशिश की है? ये इन्होंने ये शो करवाने की कोशिश की है कि टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ स्किन कलर, सिर्फ इस केस में कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए, क्योंकि ये इवन बुक का भी एज्यूम्ड केस है। स्किन कलर के इतने कम जीन्स नहीं है, काफी ज्यादा जीन्स हैं, लेकिन ये एक एजम्प्टेड केस है, ठीक है। इस केस में उन्होंने कहा कि इस टोटल फिनोटाइप्स जो है वो कितनी बन रही हैं? टोटल 7 बन रही हैं। तो वो जो 7 हैं वो उन्होंने इस बॉक्स में भी ग्रेडियंट, कलर का ग्रेडियंट देखें, नीचे आते हुए भी कलर का ग्रेडियंट देखिए, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए भी कलर का ग्रेडियंट गौर से देखिए, डार्कनिंग की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो 7 फिनोटाइप्स है वो बेसिकली क्यों है? क्योंकि जहां जहां जो है वो ब्लैक ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, वहां वहां पर डार्कनिंग हो रही है। जहां व्हाइट थोड़े से भी ज्यादा हैं वहां व्हाइटनिंग है, या जहां पर जो है वो 3 है बराबर, जैसे ये है, इसका कलर ऑलमोस्ट पहलों से सेम है। लेकिन अज्यूम कर लें कि ये 7 फिनोटाइप्स शो कर रहा है। 7 फिनोटाइप्स का मतलब ये है कि आपके पास हो ही नहीं सकता कि एक या दो जीन पेयर इसको कंट्रोल कर रहे हो, मोर देन 2 या मोर देन 1 जीन जो है वो इस ट्रेट को, इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज पॉलीजेनिक ट्रेट एंड पॉलीजेनिक मैकेनिज्म। और इसके हवाले से जो सबसे ज्यादा एवोल्यूशन ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो है वो ये वो ट्रेट है जिसके बारे में हम कहते हैं कि एवोल्यूशन में जब सेक्सुअल सिलेक्शन होती है तो बहुत से ऐसे फिनोमिनाज हैं जो फीमेल जो है, आपको पता है कि एनिमल्स में फीमेल जो है वो अपना मेट सिलेक्ट करती है। तो वो जो फीमेल जब अपना मेट सिलेक्ट करती है तो उस केस में
जो फिनोटाइप है वो उसको प्रेफर करती है, स्किन कलर या कोई भी ऐसा कलर जिसको वो प्रेफर करे, वो ट्रेड जो है वो आगे जाता है। तो ये जो इतनी मल्टीपल वैरायटी है, इसमें एवोल्यूशन जो है वो एवोल्यूशन को भी हेल्प हो सकती है इतनी मल्टीपल वैरायटी से, क्योंकि जो जिस कलर को, जिस चीज को प्रेफर करेगी फीमेल, उसी की नस्ल जो है वो आगे चलेगी, और उसी का जो जेनेटिक मेकअप है उसी मेल का वही वही आगे जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन है तो बताइए। जी बेटा। मैं ये बात करने वाला था, ये थोड़ा सा मुझे टाइम दे, नहीं ये ना, मैं सवाल ले लूं उसके बाद मैंने यही पढ़ाना है, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा, और कोई सवाल किसी का अगर है तो बोलिए जरूर। चलें, अच्छी बात है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं नेचर एंड नर्चर। ये दो चीजें हैं, नेचर एंड नर्चर। ये जो चीजें हैं ना, ये जेनेटिक्स में बहुत रोल प्ले करती हैं, ठीक है? नेचर ये है कि वो जो इनहेरिटेंस है वो कैसी हुई है उस एक पर्सन की, ठीक है? और नेचर से मुराद जो है वो आपकी सराउंडिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो आपका नर्चर है, नर्चर, इस ये आप कहते हैं अपने जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, इन्वायरमेंट है उसके हवाले से ये कह सकते हैं। याद रखिए, हमारी बहुत सी ऐसी फिनोटाइप्स हैं जो कि नर्चर से इफेक्ट नहीं होती। नर्चर कैन नॉट इफेक्ट मैनी काइंड ऑफ फिनोटाइप्स, कैन नॉट अफेक्ट। क्यों? ब्लड ग्रुप है, ठीक है? अब वो आपका जो नर्चर है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो एक दफा डिसाइड हो गया, और अब जो है वो उसके अंदर बाय नेचर फर्क नहीं आएगा, ठीक है? ए बी ओ ग्रुप, ग्रुप की बात हो रही है सिर्फ, याद रखिए। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि आप जो है वो कोई और सिचुएशन, ब्लड सेल अमाउंट की बात करें, नहीं, यहाँ सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है। तो बहुत से टाइम पर जब नर्चर जो है वो आपकी बहुत सी फिनोटाइप पे इफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत अच्छी बात जो है आपने बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दे दी यानी, और यहीं से मैं अपनी बात इसी एग्जांपल से लेकर कंटिन्यू करूंगा। बेटा, हाइट, खास तौर पर वेट, और ये हम पाकिस्तानियों और खास तौर पर लाहौरियों से कौन ज्यादा जानता होगा कि वेट सराउंडिंग से कितना इफेक्ट होता है। उसके बाद जो है वो आपके ब्लड सेल अमाउंट, ब्लड सेल अमाउंट, ठीक है? जिसको, अगर आपको अपनी फिजियोलॉजी याद हो, ये जो आप लोगों ने गायटन पढ़ी है उसमें कहते हैं हिमेटोक्रिट, विस्कोसिटी या नंबर ऑफ ब्लड सेल अमाउंट, और इसी तरीके से आईक्यू, आपका आईक्यू, आपका स्किन कलर, ये तमाम जो हैं ये वो चीजें हैं जिनको नर्चर होने के दौरान, पलने बढ़ने के दौरान, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वो इन चीजों को ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है, खास तौर पर आईक्यू। मेरे सामने इस वक्त माशाल्लाह इंतहाई ज़हीन बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे खास तौर पे ये टाइम निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए और इन बातों को ग्रैब कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस, ग्रो अप, और उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में और बहुत से फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से एक जो बिल्टअप होनी चाहिए थी चीज, वो और डायरेक्शन में निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन हमें किसी एक लिहाज से लो आईक्यू का लगता है, आईक्यू इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद जेनेटिक्स, ये याद रखिए मेरी बात। आईक्यू जीन्स, प्रॉपर एक फैमिली है जीन्स की, जो कि काफी ज्यादा जीन्स हैं, और आपके आईक्यू में बकायदा वो इफेक्ट करते हैं आपका स्किन कलर। अब स्किन कलर नेचर से कैसे इफेक्ट हो रहा है, हमसे ज्यादा कौन जानता होगा, या इंसानों से ज्यादा कौन जानता होगा, क्योंकि सबसे हमने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी ही इस बेस के ऊपर की है, जिसको हम कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्रीमें लगाओ, सबसे पहली बात सनब्लॉक। सनब्लॉक एक लिहाज से बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी ऐसे मकाम पर जा रहे हैं जो खास तौर पे बहुत हाइट पर है, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड की जो धूप है वो आपके ऊपर बड़ा गंदा इफेक्ट करती है, जो मेरे साथ हुआ था।
ऑलमोस्ट सितंबर में। मैं गया हुआ था शुगरान, और वहां की जो धूप है उसने बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा रंग बकायदा जल गया था। खैर, उसके बाद दूसरा, जो आपके स्किन कलर, ये जो क्रीम्स आप लगाते हैं, आपके पोर्स के अंदर ये केमिकल जाता है, आपका मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और उसमें जो नीड है, वो कहते हैं कि जी आप साथ के साथ अपनी बॉडी को ऐसे इस तरह के इन मसाजेस के जरिए जो है वो जो मेलानिन पिगमेंट है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी नीड, बॉडी को आप इन मसाजेस के जरिए ये जो है वो रियलाइज करवा रहे हैं कि वी डू नॉट नीड these kind of these kind of pigments like melanin, आपको नहीं चाहिए। आप ये सारे के सारे जो हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं, और उसके नतीजे में स्किन जो है वो अपने पिगमेंट्स जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देती है, कम करना शुरू कर देती है। और ये भी हकीकत है कि आप जितना ज्यादा धूप में निकलते हैं उतने ही ज्यादा पहले वाले पिगमेंट टूटते हैं। जिस शिद्दत से पहले वाले पिगमेंट टूटेंगे, नए वाले उसी शिद्दत से बनेंगे, ठीक है। लेकिन कब? जब पहले पिगमेंट पे लाइट पड़े और वो टूट जाए। अगर आप क्रीम के जरिए वो पिगमेंट तोड़ेंगे तो वो जो मेलानिन प्रोडक्शन को इंड्यूस करने वाली लाइट है, वो चाहे विजिबल लाइट है चाहे यूवी लाइट है, वो नहीं, आपने उसके जरिए नहीं आपने पिगमेंट तोड़े, बल्कि आपने डिफरेंट केमिकल अप्लाई किए हैं जो कि आपकी स्किन को, आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है कि क्रीम लगाने के फौरन बाद तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो फौरी तौर पे कहते हैं 10 मिनट में हो गई मैं गोरी गोरी, वो वाली बात जो है वो तो नहीं है। लेकिन हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद तो कलर में फर्क पड़ जाता है। क्यों फर्क पड़ जाता है? क्योंकि वो जो केमिकल है वो आपके इस जगह पर जो मेलानिन डिमांड है, जहां आपने उस क्रीम का मसाज किया है, उसको कम कर देता है, या कम से कम वो इस चीज को थोड़ा सा स्नब कर देता है, रिड्यूस कर देता है नीड ऑफ पिगमेंट को, कि पिगमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप स्किन पे कोई ऐसी चीज अप्लाई करें कि जो आपके उस एक पिगमेंट प्रोडक्शन की नीड को कम कर दे। अगर वो नीड को कम कर रहा है तो डेफिनेटली जो है वो आपकी जो स्किन है उसका कलर फेयर होना शुरू हो जाएगा, मेलानिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि वो आपकी जीनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा केमिकल आपकी जीनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है तो वो कैंसर भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो वो जीनोटाइप को इफेक्ट नहीं करता। ब्लड सेल्स, हाँ जी, आप में से कोई बता सकता है ब्लड सेल कैसे इफेक्ट होते हैं? वैसे तो बताना चाहिए आप लोगों को, खास तौर पर जिन्होंने मुझसे गाइडेंस पढ़ी है। आज हंसा और समीना बड़ी खामोश है। अक्सा तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती, नवाज भी नहीं पार्टिसिपेट करता, खुदा फिर भी थोड़ा थोड़ा कर लेती है। बच्चों खैरियत है? अनोखी मखलूक से आपकी क्या अनोखी मखलूक से आपकी क्या मरा? नहीं बेटा, अच्छा, ये क्रीम सम टाइम बड़ा एडवर्स इफेक्ट करती है। खैर अभी थोड़ा सा मेरा और बढ़ाना है, मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। एक और चीज मैं डिस्कस करने लगा था ब्लड सेल प्रोडक्शन के हवाले से। मैं बेटा इसको डिस्कस करता हूँ सा। ब्लड सेल के हवाले से ये है कि एक चीज होती है जिसको खुदा और मुझे जो है वो ये नहीं लगा था कि आपको ये भूल गया होगा बेटा। एक चीज है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन क्या चीज है? एक्लिमेटाइजेशन ये है कि आप किसी जगह पर जाते हैं और आपकी बॉडी जो है वो उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। दिस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। अब एक्लिमेटाइजेशन और ये एक और चीज के से काफी कंफ्यूज की जाती है। एडजस्टमेंट यानी एक्लिमेटाइजेशन को एक और चीज से बड़ा कंफ्यूज किया जाता है। कौन सी चीज हो सकती है वो? नो 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 नो। एक्लिमेटाइजेशन यानी बॉडी के इंटरनल एडजस्टमेंट को एक और टर्म से बड़ा कंफ्यूज किया जाता है। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से काफी ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि होम्योस्टेसिस भी एडजस्टमेंट है, बाहर के चेंजेस और अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट की। और एक्लिमेटाइजेशन भी एडजस्टमेंट है, बाहर के चेंजेस और अंदर के एनवायरनमेंट की। याद रखिए, एक्लिमेटाइजेशन और एडजस्टमेंट में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि एक्लिमेटाइजेशन और होम्योस्टेसिस में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि होम्योस्टेसिस
मिनटों की फ्लक्चुएशंस या एक आध घंटे की या 3-4 घंटे की फ्लक्चुएशंस का नाम है। ठीक है, कि अभी आप जो है वो एसी वाले रूम में थे, आप आधा घंटा 45 मिनट बैठे, आपके बॉडी ने उसके लिहाज से अपने आप को एडजस्ट किया। पहले 5 मिनट के अंदर बॉडी ने एडजस्ट किया, अगले 40 मिनट आप जो है वो आराम से बैठे रहे क्योंकि बॉडी अब एसी वाले रूम को एडजस्ट कर चुकी है। बाहर गए, पहले 5 मिनट फील हुआ, फिर बॉडी ने अपने आप को दोबारा से एडजस्ट कर लिया। दिस इज होम्योस्टेसिस। एक्लिमेटाइजेशन क्या है? जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपका जो ब्लड है, हमारा खासतौर पे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के जो ब्लड सेल है, उसकी प्रोडक्शन 1 हफ्ते के बाद जो है वो बढ़ जाती है, और आपका जो हिमेटोक्रिट होता है यानी ब्लड सेल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ब्लड में, वो बढ़ जाती है। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा लेनी होती है, क्योंकि प्रेशर का फर्क होता है मैदानी इलाकों का और जो आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहां का। लिहाजा उस लिहाज से आपकी बॉडी में एक ऐसा इजाफा किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है। दिस इज एक्लिमेटाइजेशन। तो लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट एक्लिमेटाइजेशन है, ये अडेप्टेशन नहीं है। ये एक और, अब थोड़ी सी टर्म्स के दरमियान में काफी बातें आ जाती हैं तो मैं उन चीजों को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अडेप्टेशन है हजारों साल, लाखों साल पर मुहित अरसे में किसी एक कैरेक्टर का किसी एक ऑर्गेनिज्म में आ जाना, ये अडेप्टेशन है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तरीके से। एक्लिमेटाइजेशन लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट जो इन्वायरमेंट शिफ्ट की वजह से हो। तीसरी चीज जो होम्योस्टेसिस है, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट। इन तीनों में फर्क है। ठीक है, अगर आपने इसके लिए रेफरेंस देखना है तो आप शेरवुड के फिजियोलॉजी में जाकर इंट्रोडक्शन देख लीजिए फिजियोलॉजी का, आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों में जो है वो मजीद एग्जांपल्स के जरिए क्या फर्क आता है। ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिज्म, इवन इंसेक्ट्स भी अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सकते हैं। खैर वापस आते हैं कि नर्चर, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो एरिया, जो हैबिटाट है, वो हमारी फिनोटाइप को कैसे इफेक्ट करता है। अब आपके ब्लड सेल ज्यादा हो गए, आप ही की फैमिली का एक पर्सन मैदानी इलाके से आता है, या आप अपने जहां पे आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गए हुए हैं किसी पहाड़ी इलाके में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हुए हैं, आप वहां से वापस आते हैं, आते ही अपना और अपने ही भाई का या बहन का आप ब्लड टेस्ट करवाएं, आपके और उसके हिमेटोक्रिट में वाजे फर्क होगा। क्यों? आपका जो हिमेटोक्रिट है वो उस एरिया के हिसाब से है, हालांकि जीन्स ऑलमोस्ट वही हैं। आपने जाने से पहले जब ब्लड टेस्ट कराया तो आपका ब्लड टेस्ट बिल्कुल, आपका हिमेटोक्रिट जो ब्लड सेल की कंसंट्रेशन है वही आई जो आपके बहन या भाई की थी, लेकिन कहीं और जाकर चेंज हो गई। इसका क्या मतलब है कि जो नेचर है वो आपकी फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऐसी फिनोटाइप्स हैं जो कि नेचर लाजमन इफेक्ट करती है, लेकिन याद रखिए नेचर भी तब इफेक्ट करती है जब उसके लिए जीनोटाइप्स नॉर्मल हो। देखिए, जब एक दफा जीनोटाइप ही खराब है तो नेचर क्या कर लेगी? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन में, ये क्या हो गया? जी बेटा, कितनी देर से मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मैं कह रहा था कि जो ब्लड सेल हैं उनकी प्रोडक्शन में जो हार्मोन इफेक्ट करता है वो है एरिथ्रोपोइटिन, ये जो किडनी रिलीज करती है। ठीक है, अब जो किडनी है वो अगर वो हार्मोन ना रिलीज करे एग्जाम्पल के तौर पे, या आपका जो स्टेम सेल्स हैं वो उस हार्मोन को रिसीव करने से इनकार कर दे, तो क्या करेंगे आप? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि नर्चर सिर्फ तभी इफेक्ट कर सकती है जब आपकी जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस प्रॉपर होगी, लेकिन यह हकीकत है कि नेचर इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो है वो एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताइए। स्क्रीन आप लोग। जी देखिए, जीनोटाइप के ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट सिर्फ तब आएगा जब कोई म्यूटेजन आपकी जो जीन्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करेगा। एग्जाम्पल एक्स रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वगैरह।
फिनोटाइप के ऊपर कोई भी इन्वायरमेंट कैसे असर कर सकता है, इन्वायरमेंट फिनोटाइप के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है? बेसिकली वो उसके जीन्स की एफिशिएंसी को बढ़ा या कम कर देती है। एग्जाम्पल, आप लाइट ले लीजिए। लाइट रिसेप्टर्स आपकी स्किन में भी खास किस्म के लाइट रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो कि बेसिकली उस तरह के लाइट रिसेप्टर्स नहीं है जो आपकी आंखों में हैं, लेकिन ये वो हैं जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब जो लाइट रिसेप्टर्स हैं वो उस पे जब लाइट स्ट्राइक हो रही है तो वो लाइट जो है वो उसकी उस एफिशिएंसी को खास किस्म के सिग्नल्स के जरिए, जिसको आप कास्केड कहते हैं, उन सिग्नल्स के जरिए उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है। अब अगर वो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जीनोटाइप जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उसकी स्पीड में फर्क आ गया। मैं एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, और ये वो एग्जांपल है जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह दोबारा कभी नहीं भूलेगी। सॉरी, गलत बटन प्रेस हो गया। ओहो, जल्दी कर दो। हाँ जी, ये अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास जो है वो एक खास किस्म की डक्ट होती है जिसको आप नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आती है, और नेफ्रॉन में जो आखिरी जो होते हैं आपके जो डक्ट होती है, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 8 नेफ्रॉन्स जो हैं वो खाली होते हैं, यानी 8 नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें आकर जो है वो एम्प्टी होते हैं। उस डक्ट को आप क्या नाम देते हैं? उस डक्ट को आप नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में एक खास किस्म का हार्मोन होता है जो आकर इफेक्ट करता है, जिसको आप कहते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। ठीक है। वेसोप्रेसिन जो है वो फॉर द टाइम बीइंग अगर रिक्वायर्ड है तो फॉर द टाइम बीइंग ये क्या करता है, ये आपके ये जो कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स हैं, ये देखिएगा जरा, इसको अगर मैं मैग्नीफाई करता हूं तो कलेक्टिंग डक्ट का जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्वापोरिन्स की तादाद को फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, ये एक्वापोरिन्स की तादाद को बढ़ा देता है। एक्वापोरिन्स की तादाद जब एक दफा बढ़ जाती है तो इसका क्या मतलब है कि जो वाटर है वो इजीली इसमें से मूव कर जाता है। ठीक है। ये एक्वापोरिन है, इसकी तादाद बढ़ जाएगी तो वाटर इजीली इसमें से मूव करके बॉडी में आ जाएगा। ये कब होगा? जब आपकी अपनी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कम होगा। ठीक है। जब अपनी अपनी बॉडी के अंदर है तो आपने एडीएच रिलीज किया और आपने ज्यादा से ज्यादा वाटर वापस खींच लिया बॉडी के अंदर। अब ये क्या है? ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से किसी एक जीन की इन एफिशिएंसी में इंक्रीज है। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी में इंक्रीज होना, फिनोटिपिक वर्किंग के इंक्रीज होना जो है वो अलग है, और जीनोटाइप का चेंज होना वो अलग चीज है। जीनोटाइप का चेंज होना पॉसिबल है, लेकिन वो आमतौर पर हैजर्डियस नताइज जो है उसके निकलते हैं। जीनोटाइप के चेंज होने में हैजर्डियस नताइज निकलते हैं। फिनोटाइप जो है वो तो चेंज हो सकती है, एंड दैट डजंट मैटर कि आपकी जो जीनोटाइप है वो अगर चेंज हो भी गई है, सॉरी फिर मैं जीनोटाइप बोल गया, फिनोटाइप अगर चेंज हो भी गई है तो दैट डजंट मैटर। मैं अब आपकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक, मैं वैसे ना मेरी एक खुद बनाई हुई एग्जांपल है जो अभी मेरे जहन में आई है। हो सकता है कि इसके एक्सेप्शंस मौजूद हो। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो बालों को कलर करते हैं और कलर करते ही रंग खराब हो जाता है, बालों का कलर उतरता है नीचे से, बाल इतनी स्पीड पे सफेद होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? आपने कलर कर दिया। कलर कर देने के बाद वो जो नीड है वो कम हो गई मेलानिन पिगमेंट की। जो बाल पहले अभी काले आ रहे थे उनमें भी सफेदी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है। अब जो बाल नए आ रहे हैं उनमें भी अब एक एक तरह से एक ट्रेंड सा बन गया है कि भाई बालों में कलर हो रहा है। अब अगर वो कलर हो रहा है तो वो जो नीड है मेलानिन बनाने की वो कम हो गई। एक और बात आप ही के आंसर में, बहुत मजे की बात, आप बहुत अरसा एक अंधेरे रूम में रहते हैं, या कम से कम जैसे ये जो लोग होते हैं, बड़ी मजे की एग्जांपल है और ये रियलिटी है, सबमरीन में जो होते हैं, सबमरीन में इन लोगों को आप जो है वो 1 साल के लिए समंदर के नीचे रहने दें। इनको 1-2 दिन के बाद समंदर के ऊपर आती है, आप दोस्त आबो हवा लेते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं, अपना जरा आंखें शांखें खोलते हैं, लेकिन आप 1 साल के लिए इनको सबमरीन में बंद कर दें।
इनकी जो आईज में मेलानिन होगा वो कम हो जाएगा, आईज कलर चेंज हो जाएगा। अब आईज कलर चेंज होने का क्या ये मतलब है, खास तौर पे जिनका ब्लैक और ब्राउन होगा चेंज हो जाएगा, क्या ये मतलब है कि जीनोटाइप चेंज हो गई? नहीं, मतलब ये है कि वो जो आईज कलर का मेलानिन है, आईज के अंदर जो मेलानिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो फोटो प्रोटेक्टेंट है, वो कम हो गया, और वो कम हो गया तो इसका मतलब है फिनोटाइप पे असर आ गया। ठीक है, सो फिनोटाइप पे असर आता है किसी एक स्टिमुलस की बेस के ऊपर, जिसको आप स्टिमुलस कहते हैं आमतौर पे, तो वो फिनोटाइप में यानी जो जीनोटाइप की वर्किंग है उसमें चेंज आता है, ना कि खुद जीनोटाइप में चेंज आता है। जी हाँ, काफी अच्छी एग्जांपल डिस्कस हो गई यहाँ पे क्वेश्चंस के नतीजे में। तो क्वेश्चंस क्या, देखिए अब थोड़ी सी बात जो है ना वो पेडिग्री के हवाले से कर लेते हैं, जो कि हमारा कल का टॉपिक बहुत मजे का टॉपिक है। पेडिग्री इज वन फेवरेट जेनेटिकल टॉपिक, सो हम इसको डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर। सबसे पहले हम बहुत आगे निकल आए हैं बेटा, किस चीज से आगे निकल आए हैं? वी आर फार अवे फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स। देखिए मेंडल ने एक बहुत बड़ा काम किया था, और क्या काम किया था? मेंडल ने हमें इंडिविजुअल जो फिनोटाइप्स है उसकी जेनेटिक्स बता दी थी, इंडिविजुअल फिनोटाइप्स की जेनेटिक्स, यानी कलर की जो है वो जेनेटिक्स क्या होगी, शेप की जेनेटिक्स क्या होगी, फ्लावर कलर की जेनेटिक्स क्या होगी, फ्लावर की पोजीशन की जेनेटिक्स क्या होगी, फलां जेनेटिक्स। मेंडल ने काफी हमें इंडिविजुअल जेनेटिक्स बता दी। लेकिन अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो ये एक क्यूमुलेटिव जेनेटिक्स है, ये एक ऐसी जेनेटिक्स है जो जिसमें आप किसी एक इंडिविजुअल जीन की बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्या वजह है? आप सिर्फ एक जो है वो मिसाल ले लीजिए, यहीं से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप जो है वो इंडिविजुअल जीन की, इंडिविजुअल कैरेक्टर की जेनेटिक्स की बात कर नहीं सकते। जेंडर डेफिनेशन में एक टाइम आता है, एक डिजीज होती है जिसके दो नाम होते हैं। एक होता है TFM, ये होता है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। ठीक है, इसी को आप जो है वो कहते हैं, हाँ जी, एक इसका नाम होता है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, और दूसरा इसका नाम होता है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। हाँ जी, याद आ गया मुझे, पूरा नाम नहीं याद आ रहा था। इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम यानी AIS। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि एक फीमेल होते, एक कैरियोटाइप में सेक्स पेयर XY है, लेकिन जो अपीयर है वो फीमेल है, जो अपीयरेंस है वो फीमेल है। अस्टोनिशिंग, हैरानी की बात है, और हो सकता है आपने रिसेंटली आप में से किसी ने ये पढ़ी भी हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस असल में किससे निकला है, वैसे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड्रो का मतलब होता है मेल, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, मेल प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, एंड्रोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, एंड्रोजेंस, ये एंड्रोजेंस दो जगह से रिलीज हो सकते हैं, बहुत कम कंसंट्रेशन में ये रिलीज होते हैं किडनी से, अदरवाइज ये गोनेड से ही रिलीज होते हैं। जैसे ओवरी भी कभी कभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, और जाहिर है कि टेस्टोस्टेरोन मेल से, टेस्टिकल से रिलीज होता है। तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या है कि आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, उसने असल में बनाना होता है एंड्रोजन रिसेप्टर, एंड्रोजन रिसेप्टर। अब ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर है, इसके ऊपर आके वाई से निकला हुआ टेस्टोस्टेरोन आकर अटैच होना होता। अब जरा एज्यूम कीजिए कि इस टेस्टोस्टेरोन ने आके एंड्रोजन रिसेप्टर पे अटैच होना है, जो बन ही एक्स से रहा है। अगर कैरियोटाइप XY हो लेकिन एक्स रिसेप्टर ही ना बनाए, क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन ब्लड में भरा पड़ा है, टेस्टोस्टेरोन मौजूद है, लेकिन वो रिसीव ही नहीं हो रहा। जब वो रिसीव नहीं हो रहा तो एक खास टाइम के बाद टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन फॉल डाउन हो जाएगी। लेकिन क्या एस्ट्रोजन रिलीज होगा? नहीं, एस्ट्रोजन भी रिलीज नहीं होगा, बल्कि ऐसा पर्सन जो है उसके अंदर
जो एब्डोमिन है उसमें टेस्टिकल्स मौजूद होंगे, बट अपेरेंटली दैट XY पर्सन विल बी अ फीमेल, अ कंप्लीट फीमेल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बॉडी शेप, बॉडी टाइप फीमेल। अब इसमें क्या आप इस केस पे मेंडेलियन जेनेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होता कि मेंडल ने तो एक कैरेक्टर के पीछे जेनेटिक्स बता दी, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो आप जब क्यूमुलेटिव जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आपको मेंडेलियन अप्रोच से बहुत आगे जाना पड़ता है। जब आप ये बात करते हैं कि भाई एक जीन है, उसने क्या किया, अब ये एंड्रोजन सेंसिटिव सिंड्रोम है, ये कौन सी है? ये असल में प्लियोट्रोपिक सिंड्रोम है। ये प्लियोट्रोपिक है कि एक जीन दूसरे के ऊपर एक खास तरह का इफेक्ट कर रहा है। यहां पर स्टैंडिंग अपॉन नहीं आएगा, हार्मोन का रिसीव होना स्टैंडिंग अपॉन नहीं आता, ये एपिस्टेटिक नहीं है, ये प्लियोट्रोपिक है। अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो वो जो सिंपल जेनेटिक्स थी जिसका एक हमें आइडिया हुआ था वो बहुत पीछे रह गई। हाँ, एक बात आप स्टिल इग्नोर नहीं कर सकते, और वो आप क्या नहीं कर सकते, वो आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि मेंडल ने जो वेज बताए थे क्या वो सही थे? हाँ जी, वो वेज सही थे। मेंडल ने जो तरीके बताए हैं, मेंडल ने जो मेथोडोलॉजी बताई है वो ठीक है। तो इस लिहाज से जब आप बात करते हैं तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स से बहुत आगे आगे हैं, लेकिन अब एक और अंदाज से मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो आप फॉलो नहीं कर सकते। देखिए, जब आप गार्डन पी की बात करेंगे तो इसमें आप जब चाहें फर्टिलाइजेशन करवाएं। गार्डन पी को जो है वो सबसे ज्यादा उसका एडवांटेज ही क्या था? एक तो उसका जो फूल देने का और फल देने का जो टाइम था वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही कम होता था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन ह्यूमन ह्यूमन में एक तो जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन इतने ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ही नहीं करता। अब मेंडल ने गार्डन पी कितने यूज किए थे? 28,000, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड ज्यादा। दूसरा, नंबर ऑफ जो इसको आप कहते हैं ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनके कम होने की वजह से आप ह्यूमन के अंदर उस तरह की स्टडी कर ही नहीं सकते जिस तरह की स्टडी आपने गार्डन पी के ऊपर की है। इसका मतलब है आपको एंगल ऑफ स्टडी चेंज करना होगा। आपको एंगल ऑफ स्टडी इस तरह चेंज करना होगा कि नाउ यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स द फैमिली ट्री विद रेफरेंस टू जेनेटिक्स। आप फैमिली ट्री की तरफ जाएंगे। फैमिली ट्री जो है उससे क्या मुराद है कि आप जो है वो एक अदद बनाएंगे पेडिग्री, ठीक है। पेडिग्री जो है वो एक फैमिली ट्री होता है विद रेफरेंस टू एनी सॉर्ट ऑफ जीनोटाइप। आप देखते हैं या मल्टीपल जीनोटाइप कि वो एक जीनोटाइप जो है वो एक पूरी पीढ़ी में, एक पूरी फैमिली में किस तरह रन करती आ रही है, किधर से वो जीन किधर गया, किधर से वो जीन किधर गया। रिसेसिव था तो रिसेसिव का पैटर्न क्या है, डोमिनेंट था तो डोमिनेंट का पैटर्न क्या होता है, और डोमिनेंट अगर डिजीज्ड है तो उसका पैटर्न क्या है, डोमिनेंट अगर नॉर्मल है यानी कि वो हमारी फेवर में वर्किंग कर रहा है तो उसका पैटर्न क्या है, अगर रिसेसिव है तो वो रेयर है या अबंडेंट है। ये सारा कुछ हमें किससे पता लगता है? पेडिग्री से। तो बेसिकली जब आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने कम होते हैं आप एक पूरा भरपूर डाटा नहीं ले सकते, क्योंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पीएचडी लेवल के ऊपर या इस तरह से जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थ्योरी बनता है वो कम से कम 1000-2000 सैंपल होगा तो आपका जो है एक्सपेरिमेंट वो क्वालिफाई होता है पीएचडी थीसिस के लिए। और पीएचडी थीसिस एक हाइपोथेसिस लेवल का होता है, ज्यादा से ज्यादा डिडक्टिव लेवल का, उससे ऊपर नहीं होता। आप थ्योरी नहीं बना बैठते पीएचडी थीसिस की बेस के ऊपर। आप बहुत ज्यादा लोग एक ही चीज के ऊपर वर्किंग करते हैं और अगर उन सब का ख्याल हो, उन सब का थीसिस सेम हो तो उसको एनालाइज करके उसकी थ्योरी बनाई जा सकती है। आपका पीएचडी जो है वो डिडक्टिव लेवल पे ज्यादा से ज्यादा जाता है। तो ये जो पीएचडी थीसिस है या इस तरह के जितने भी एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो आपने करने होते हैं, इसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ सैंपल चाहिए और ह्यूमन जेनेटिक्स में वो पॉसिबल नहीं है। देन यू हैव टू चेंज द वे ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। आप क्रॉसेस वैसे ही करें। मेंडल के क्रॉसिंग का रूल क्या था? ट्रू ब्रीड से शुरू होता था ना, वो ट्रू ब्रीड से शुरू कर दें, ओके फाइन, और ट्रू ब्रीड से शुरू होते हुए नीचे की तरफ आए, ओके अंडरस्टूड, समझ आ गई। लेकिन ट्रू ब्रीड्स में भी आप ह्यूमन के फैमिली ट्री में ट्रू ब्रीड आप कर ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने यहां पर अपनी मर्जी से नहीं बनाना पर्सन। ट्रू ब्रीड क्या होता है? मेंडल ने ट्रू ब्रीड कैसे लिए थे? मेंडल ने खुद बनाए थे। मेंडल ने जो ट्रू ब्रीड्स की नस्लें हैं ना हर ट्रेड के लिए खुद बनाई थी। 7 ट्रू ब्रीड्स उसके पास मौजूद थी, ठीक है, 7 नहीं बल्कि 14। 7 डोमिनेंट के लिए, 7 रिसेसिव के लिए, 14 उसके पास मौजूद थी। लेकिन ह्यूमन में तो आप नहीं बना सकते।
अगर आप ह्यूमन में एथिकली नहीं बना सकते तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रू ब्रीड से भी शुरू नहीं कर सकते। हाँ, एक एज्यूम्ड एक्सपेरिमेंट, एज्यूम्ड पेडिग्री आप जरूर बना सकते हैं। एज्यूम्ड पेडिग्री बना लो, और एज्यूम्ड पेडिग्री बनाने के बाद जो है वो आप उसको उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी जो दो चीजें बड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि आपका जो डाटा है वो बहुत स्ट्रांग हो, बगैर किसी झोल के। दूसरा, आपका जो है अपना जो आपकी जेनेटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो, जिसके जरिए आपको पता लगे कि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। यहाँ पेडिग्री के हवाले से थोड़ी सी बात करें। वैसे आप लोगों को ये बातें पता है, पेडिग्री जो है वो एक खास पैटर्न में जाती है, जिसमें जो हम जिस तरह डायग्राम बनाएंगे उसमें दिस एम्प्टी सर्कल विल बी अ फीमेल, दिस एम्प्टी स्क्वायर विल बी अ मेल, दिस स्क्वायर विद अ डॉट, और वो मैं चाहे ऑरेंज में बनाऊं अपने इस पैनल के जरिए या डॉट के साथ वैसे बना दूं, ये होगा कैरियर। और कैरियर ऑफ रिसेसिव ट्रेट। याद रखिए, कैरियर हमेशा रिसेसिव के केस में होता है, डोमिनेंट के केस में बहुत ही रेयर होता है कैरियर। ठीक है, तो कैरियर ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, और जब भी ये शेडिड हो जाएंगे, ये जब शेडिड हो जाए या फिर ये जो है वो शेडिड हो जाए, तो शेडिड का मतलब है डिजीज्ड है। सर्कल और स्क्वायर मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए जो रिसेसिव होता है वो नस्लों में गायब हो सकता है। रिसेसिव कैन बी हिडन, नंबर वन। ठीक है, एंड नंबर टू, रिसेसिव कैन बी you can say recessive disease can be carried। एक माँ या एक बाप अपने बच्चों में डिजीज ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो डिजीज उसको ना हो। कौन छोड़ गया क्लास? अक्सा। चाहे वो डिजीज उसको ना हो, वो ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब है जो ट्रांसफर करेगा वो खुद कैरियर है। लेकिन डोमिनेंट में ऐसा नहीं होता, डोमिनेंट में कैरियर होना बहुत रेयर होता है। ठीक है, ले जी, हमारी क्लास 5 मिनट बाद स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल 5 मिनट हो गए ऊपर। 3 मिनट, चलो कोई बात। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। हंसा भी गई।